आज हमारे बीच हमारे प्रदेश के प्रथम नागरिक, हमारे अपने महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर, मैं आपका कॉफ़ी विद मेयर में गरिमा विद्या विहार परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर, आज हम लोग सब बहुत गौरवान्वित हैं कि आप यहाँ आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपके बारे में कौन नहीं जानता, पर आज आपको पर्सनली हम लोग सब जानना चाहेंगे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, राजनेता की एक इमेज होती है सर। राजनेता या तो कोई पारिवारिक बैकग्राउंड होता है या कोई बहुत बड़े परिवार को बिलोंग करता है। सर, आप एक हम्बल फैमिली से रहे, तो सर आप राजनीति में कैसे आए? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखकर, मध्य प्रदेश के अभी के और पहले के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी को देखकर, मोहन यादव जी को देखकर, सबसे पहले तो ये बिलीफ ख़त्म करना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिशियन बड़े परिवार से या राजनीतिक परिवार से ही होगा। जो भी पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में आता है वो बहुत सामान्य परिवार से हो, ये संभव है। केवल कांग्रेस के कुछ परिवारों को आप छोड़ दें तो आजकल सामान्य परिवार के देश के लिए कुछ करने के लिए जिनके मन में कोई भाव है, ऐसे सब लोग राजनीति में आते हैं। बस केवल हमको इस माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है कि राजनीति का मतलब राज्य करने की नीति नहीं है, राज्य को चलाने की नीति है। देश को, अपने शहर को, अपने प्रदेश को हम कितनी अच्छी नीतियों से चलाएं, और जो अच्छी नीति बनाने के लायक है, काबिल है, जिसको लोग पसंद करें, उन सभी लोगों को राजनीति में आना चाहिए। और उसका दूसरा कारण ये है कि हम अपने घरों में अपने पेरेंट्स से, अपनी टीचर्स से बातें तो सारी सीखते हैं कि हमको देश के लिए कुछ करना है। हमारे मन में विचार भी आता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, लेकिन वो केवल बात करने से नहीं होगा, उस क्षेत्र में आकर प्रयास करने से होगा। हम सफल होंगे या असफल होंगे ये दूसरा विषय हो सकता है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र वो क्षेत्र है जो सारे क्षेत्रों को लीड करता है, मॉनिटर करता है और संचालित करता है। तो ऐसे क्षेत्र में अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो ये वैसा ही रहेगा जैसा हमने उसके बारे में परसेप्शन बना रखा है। तो अगर आप मेरे विषय में बात करेंगे तो मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मेरी माँ स्कूल में टीचर थी, अभी रिटायर हुई, मेरी धर्मपत्नी भी लॉयर है मेरे साथ। लेकिन स्कूल के समय से, कॉलेज के समय से ये मन में था कि कुछ शहर के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए हम करें। तो करने के लिए इस फील्ड में आना ही पड़ेगा। तो अवसर मिला तो आना चाहिए। अगर उस समय हम मना कर देते तो फिर हमारे पास से ये ताकत खत्म हो जाती कि हम दूसरों पर आरोप लगाएं। सर, मेरा एक क्वेश्चन था, मैक्लोज थ्योरी जो एजुकेशन थ्योरी है उसमें शिक्षा में भारत है, पर अगर हम उसकी बात करें तो भारत में शिक्षा तो है पर शिक्षा में भारत नहीं है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि शिक्षा में भारत तो है लेकिन भारत की शिक्षा नहीं है। इसको अगर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ बैठे जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं, टीचर्स हैं, मुझे लगता है सब ने टीबी मैकॉले का नाम सुना है? किसी ने भी नहीं सुना? अरे वाह! 2020 के पहले तक हमारी किताबों में औरंगज़ेब, बाबर, अकबर के तो 4-4 पेज के चैप्टर थे। जब मैं 10th में था तो मुग़ल हिस्ट्री के 4-4 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन शिवाजी पे एक पैराग्राफ होता था, महाराणा प्रताप पे 2 लाइन होती थी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन पर 1 लाइन हुआ करती थी। और वो ये भी कि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ आतंक फैलाने का काम करते थे। ये हमारी किताबों में हमको पढ़ाया जाता था। लेकिन एक इसकी हिस्ट्री है, उसको ज़रा आप एक बार समझने की कोशिश करो। मैं सब बच्चों को ये एक बात बताता हूँ। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी देश से चली गई और डायरेक्ट ब्रिटिश रूल हम पे लागू हुआ। अंग्रेज़ों ने इस देश में
आना शुरू किया 1400 या 1500 ईस्वी में, और दुनिया का एकमात्र देश है भारत जिसको अंग्रेज़ों को पूरा गुलाम बनाने में 400 से ज़्यादा साल लगे। बाकी किसी देश में गए 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल में उन्होंने दुनिया के ज़्यादातर देशों को अपना गुलाम बना लिया। और अंग्रेज़ों के आने के पहले इस देश पर मुसलमानों का लगातार आक्रमण होता था, बाबर, अकबर, औरंगज़ेब। लेकिन मुग़ल गए, अंग्रेज़ों का स्थापित होने लगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो विषय थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगा। तो जब अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी से इस देश में पूरी तरीके से काबिज़ हो गए तो उन्होंने अपने कुछ बड़े अधिकारियों को भारत भेजा। उसमें से एक थे टीबी मैकॉले, और उनको भारत इसलिए भेजा था कि हम भारत को ज़्यादा से ज़्यादा सालों तक गुलाम बना रखें, इसलिए आप भारत जाइए और अध्ययन करके आइए, पढ़ के आइए, देख के आइए कि भारत को कितने लंबे समय तक गुलाम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो टीबी मैकॉले भारत आए, पूरे भारत को उन्होंने घूमा, पूरे देश में उन्होंने गए वो, और देश में पूरा घूमने के बाद, अध्ययन करने के बाद 1835 में, ये ईयर याद रखना, कौन सा ईयर? 1835 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में उनका भाषण हुआ। ये डॉक्यूमेंट है वहाँ की पार्लियामेंट से, आप कभी अवसर मिले, मौका मिले जीवन में जाके तो आप पढ़ भी सकते हो, और ये डॉक्यूमेंट है। तो टीबी मैकॉले ने अपने भाषण में पार्लियामेंट में कहा कि साहब आपने मुझे भेजा था तो मैं पूरा भारत घूम के आया हूँ। और फिर अपने भाषण में उन्होंने कहा कि आई हैव ट्रेवल्ड इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, और मैंने ये देखा कि भारत में एक भी भिखारी नहीं मिला मुझे। कब? 1835 में। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि दुनिया में जितने बड़े शहर हैं, मॉस्को, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम, इन सब शहरों का वैभव, पैसा सब मिला लिया जाए तो भी सूरत अकेला शहर है जो बहुत अमीर है। ये कब हो रहा है बात? ये कब की बात है? 1835 की। तो वहाँ के पार्लियामेंट में जब ये डिबेट चल रही थी तो दूसरे पार्लियामेंटेरियन ने पूछा कि उन पे तो इतने आक्रमण हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी भी पिछले 100-125 साल से वहाँ हैं, फिर भी वो इतने वैभवशाली और पैसे वाले कैसे हैं? तो ये मैकॉले का स्टेटमेंट है, जिन्होंने हमारा ये एजुकेशन सिस्टम उस समय ड्रॉ किया था। तब उन्होंने बताया था कि भारत में जितने रेवेन्यू विलेजेस हैं, जो हमारे गांव हैं, तहसील और उसके नीचे के, उन सब जगह गुरुकुल हैं। भारत की जो ताकत है वो इसका एजुकेशन सिस्टम है, और वो एजुकेशन सिस्टम जो है वो गुरुकुल पद्धति पे चलता है। किस पद्धति पे चलता है? गुरुकुल। और उस गुरुकुल पद्धति में जो पढ़ाया जाता है, वैसे विषय हमारे यहाँ नहीं है, वो सब गुरुकुल में पढ़ाया जाता है। और 1835 के डॉक्यूमेंट में ये कहा गया है कि भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के जितने 7 लाख से ज़्यादा गुरुकुल हैं, इन सब गुरुकुलों में एनाटॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, व्याकरण जैसे बड़े विषय पढ़ाए जाते हैं, और समाज के सब वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, समान रूप से पढ़ते हैं। और सबसे खास बात यह है कि उसमें महिलाओं की, छात्राओं की संख्या साउथ के और पश्चिम के गुरुकुलों में पूर्व और उत्तर के गुरुकुल से ज़्यादा है। मतलब नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट। तो ये जो अभी बात आती है ना कि लड़कियों को पढ़ाने का अवसर नहीं है, भारत में लड़कियां पीछे हैं, ये 1835 में नहीं था। ये अंग्रेज़ों ने मैकॉले के ड्राफ्ट किए हुए सिस्टम पे देश के सारे गुरुकुल ख़त्म किए। हम अपने देश से प्यार नहीं करें, देश के प्रति हमारे मन में कुछ करने का भाव नहीं हो, वैसा एजुकेशन सिस्टम डिराइव हुआ कि हम भारतीय ना बने, इंडियन बने रहें।
अंग्रेज़ों के सिस्टम को फॉलो करें। और आज़ादी के बाद भी 1835 से 1947 100 साल और कुछ 10 साल एक्स्ट्रा, 110 साल में हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ख़त्म हो गया। लेकिन ये भारत ने संभव करके बताया कि 1947 में जो एजुकेशन सिस्टम अंग्रेज़ छोड़ के गए थे उसको हमने आज़ादी के 75 साल में बदल के हमारा खुद का नया एजुकेशन सिस्टम लेके आए हैं, जिसमें हम देश के प्रति प्यार कैसे बढ़े, लोगों को यहाँ रहकर रोज़गार कैसे मिले, स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, ये सब सिखाने का काम किया। तो मैकाले का एजुकेशन सिस्टम ये था कि हम अंग्रेज़ी मानसिकता से काम करते रहे, ठीक है। इसलिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम था, जिसको ख़त्म किया गया है। सर, गरिमा विद्या विहार की कॉफ़ी विद मेयर में मेरा आपसे अगला प्रश्न है, सर, काशी और ज्ञानवापी के मुद्दे पर आपका क्या विचार है? क्या न्याय वक्त का मोहताज है? क्या आस्था के मामले में कानून को ऊपर रखना चाहिए? देखिए, मैं तो वकील रहा हूँ, इसलिए मैं ये मानता हूँ कि किसी भी बात का निर्णय, या जब भी आप भी अपनी लाइफ में कभी कोई निर्णय ले तो उसको फैक्ट पे, जो घटना हुई है उसको सही अर्थों में समझ के, जैसा दिखाया जा रहा है वैसा नहीं, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से उसकी पहचान करके आप निर्णय लेना। अब इसमें किसी बात को कोई शक नहीं है कि ज्ञानवापी का जो मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है। काशी विश्वविद्यालय, बनारस का विश्वविद्यालय आज से नहीं हजारों साल पुराना है। वहाँ शंकर भगवान का मंदिर था और है, इसमें किसी को प्रश्न नहीं है। अकबर के समय टोडरमल जो थे उन्होंने उसका जीर्णोद्धार किया, उसको बनाया। औरंगजेब ने उसको तोड़ा। इस फैक्ट से कोई मना नहीं करता है। तो अगर वहाँ मंदिर था तो उसको तोड़ के मस्जिद क्यों बनाई गई? जहाँ जहाँ डायरेक्ट मस्जिद बनी वहाँ तो कोई ये प्रश्न खड़ा नहीं करता है कि मंदिर था तो आपने मस्जिद क्यों बनाई। ऐसा कोई एक एग्जाम्पल बताए भारत में कि जहाँ डायरेक्ट मस्जिद बनी हो और हम ये कह रहे हों कि साहब इसको हटाइए, हम मंदिर बनाएंगे। हमारा क्लेम कहाँ है? हमारा क्लेम वहाँ है जहाँ मंदिर था और आपने तोड़कर उसके स्ट्रक्चर पर उसको मस्जिद का स्वरूप दिया। तो हमारा फैक्ट कैसे कैसे प्रूव होता है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, मस्जिद का रूप दिया। तो अब जो काम 1600 ईस्वी में हुआ उसके लिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी कोर्ट में पिटीशन ये डली है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, इसकी जांच कराई जाए। तो आप तो सब स्टूडेंट्स हो, बहुत सिंपल है। जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, कार्बन डेटिंग है, उससे ये पता चल जाता है कि किसी पत्थर की एज कितनी है। तो बेस में जो पत्थर लगे हैं उनकी एज ऊपर के पत्थर से ज़्यादा है। तो एक समय में अगर मस्जिद बनी होती तो हर पत्थर की एज एक जैसी आनी चाहिए। तो ये फैक्ट से चीज़ें प्रूव हो रही हैं। तो जिन केंद्रों से भारत की आस्था बनती हो, भारत की पहचान बनती हो, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके लिए लड़ाई लड़ना, या वहाँ से संस्कार का केंद्र आगे बने, जैसे राम मंदिर का उदाहरण है जी। तो राम मंदिर तोड़ा गया, ये भी प्रूव हो गया मंदिर था जब खुदाई में निकला। और दूसरा, मैं मतलब बच्चों के लिए बता रहा हूँ, एक छोटा सा आप बात समझो। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, ये कहाँ लिखा है? वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है, रामचरितमानस में भी लिखा है। आप वाल्मीकि रामायण को एक मिनट के लिए छोड़ दो, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने कब लिखी? और बाबर ने हमला करके मस्जिद कब बनाई तोड़ के? और उसी रामचरितमानस में दोहों में ये समझाया गया है कि भगवान श्री राम का जन्म सरयू नदी से कितनी दूरी पे हुआ है। तो सरयू नदी तो वही है, बाकी सब बदल सकता है, सरयू नदी वही है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस
आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सर्वे, इन सब के आधार पे, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के आधार पर दुनिया के कई सारे लोग भारत घूमने आते थे, वो ट्रेवल करते थे। उनकी ट्रेवल हिस्ट्री में उन्होंने लिखा है कि हम गए तो वहाँ मंदिर में इतना भव्य सुंदर मंदिर था, राम जी विराजमान थे। उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है कि भगवान श्री राम का जन्म स्थान यह है और इसी पे मंदिर बनना चाहिए। तो फैक्ट आधारित बात हम कर रहे हैं। तो अपनी चीज़ मांगने में, अपना गौरव, अपना स्वाभिमान, अपना सिद्धांत तय कराने में सबको आगे रहना चाहिए। जी, 1976 में बाबरी मस्जिद वहाँ पर उन्होंने बनाई थी, उसके पहले तो हमारा ही मंदिर रहा है सर। बिल्कुल जी। सर, गरिमा विद्या विहार की कॉफ़ी विद मेयर में मेरा आपसे अगला प्रश्न है। आप भी एक युवा नेता हैं, तो युवा पीढ़ी देश के निर्माण में कैसे मदद कर सकती है? आपका इस पर क्या विचार है? मुझे लगता है कि अभी देश के निर्माण में सबसे ज़्यादा अगर कोई मदद कर रहा है तो वो युवा पीढ़ी है। हर वर्ष कई बच्चों को बाल पुरस्कार मिलता है, कई युवाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते हैं, और 2050 तक और उसके बाद भी दुनिया का जो सबसे युवा देश रहने वाला है वो भारत रहने वाला है। इसलिए कि यहाँ युवाओं की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है और ये देश भी युवा रहेगा। अब इसमें दो बहुत साधारण बातें हैं। हम लोग ये कहते हैं कि जो छात्र है या जो युवा है वो कल का नागरिक है। मैं थोड़ा इससे असहमत हूँ। जो युवा है वो आज का नागरिक है। वो आज वोट डालने जाता है 18 साल की उम्र में। वोटिंग की एज कितनी है? अभी आप जल्दी से होने वाले हो 18, तब आपको मौका मिलेगा वोट डालने का। तो जो युवा 18 साल की उम्र में मत देने का अधिकार रखता है, अपने शहर के मेयर को, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को इलेक्ट करने की सूझबूझ और समझ रखता है, वो कल का नहीं आज का ही नागरिक है। और अगर वो आज का नागरिक है तो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में शहर के डेवलपमेंट में, प्रदेश के डेवलपमेंट में, देश के विकास में उसकी उतनी महत्वपूर्ण भूमिका है जितनी बाकी लोगों की है। आर्मी में एनडीए की एग्ज़ाम होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो 10th के बाद और 12th के बाद दी जा सकती है। तो एक 16 साल का और एक 18 साल का नौजवान देश की रक्षा के लिए सेना में जाने की जो उम्र है वो 16 और 18 है। इसके बाद एक बार और मौका मिलता है सीडीएस के थ्रू, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी आर्मी में जाना चाहें तो 16, 18 और 20 साल की उम्र में अगर आपको जेट उड़ाने की काबिलियत है, मशीन गन चलाने की काबिलियत है, सीमा पे जाकर देश के लिए लड़ने की ताकत है, तो इस देश को चलाने का काम हम युवाओं को ही करना है। उसका मैकेनिज़्म, उसका तरीका अलग अलग हो सकता है। आप अच्छे डॉक्टर भी यंग एज में ही बनेंगे, अच्छे इंजीनियर भी यंग एज में बनेंगे। हिंदुस्तान का जितना आईटी का डेवलपमेंट है ये यूथ ने किया है। तो युवा जो हैं वो कल का नहीं आज का नागरिक हैं, और आज से ही आप तय करिए। मैं एक लड़की से मिला था अभी करीब 15 दिन पहले। वो देश की सबसे कम उम्र की वकील है, अभी 16 साल की उम्र में, और अभी वो लंदन गई है पढ़ाई करने, और उसका लक्ष्य ये है कि मैं देश की सबसे कम उम्र की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहती हूँ। तो संभव है ये सब। सर, अब युवा पीढ़ी की बात चल रही है तो मेरा आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है। सर, आप भी एक युवा नेता हैं, 34 लाख की आबादी में आपको चुना, तो सर आपकी सक्सेस का क्या राज है? मेरी सक्सेस का राज तो मेरी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि वो अगर मुझे मौका नहीं देती तो ये अवसर नहीं मिलता, और ये अवसर नहीं मिलता तो इंदौर के लोगों की सेवा करने का मौका मेरे जैसे एक बहुत साधारण परिवार के लड़के को नहीं मिलता। तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का कुशल नेतृत्व है, जो समाज के बहुत सामान्य परिवार के लोगों को, जिनमें कुछ करने का मन है और जो कुछ कर सकते हैं, उनको अवसर दिया। जैसे प्रधानमंत्री जी खुद रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे। हमारे जो पहले मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी चौहान, वो 16 साल की उम्र में 11 महीने जेल रहकर आए, इमरजेंसी में बंद हुए थे वो। मोहन यादव जी बहुत गरीब सामान्य परिवार के
बालक थे जिनको कुश्ती का बहुत शौक था, आज वो मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे सामान्य लोगों को पार्टी अवसर देती है और अगर हम अच्छा काम करेंगे तो और अवसर मिलता रहेगा। तो राजनीति में अच्छे लोगों की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि सब लोगों को अपने प्रोफेशन के साथ साथ राजनीति में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि उसका कोई सिलेबस नहीं है, उसकी कोई एग्ज़ाम नहीं है। राजनीति में आने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। कई ऐसे लोग हैं देश में जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन देश उन्होंने अच्छा चलाया है, और आप पढ़ के आएंगे तो चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। जी सर, अब मेरे गरिमा परिवार के हमारे ही स्टूडेंट्स आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगी कोई बच्चा। जी गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में हम स्टूडेंट्स के लिए टाइम निकाला, एंड थैंक यू टू आवर प्रिंसिपल मैम ऑल्सो कि उन्होंने आप जैसी सेलिब्रिटी को, पर्सनालिटी को हम स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने का मौका दिया। सर, आप अपने स्कूल एंड कॉलेज लाइफ में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, एंड एज अ स्टूडेंट सोसाइटी हमें कुछ लिमिटेड प्रोफेशंस ही प्रोवाइड करती है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, सीए। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने पॉलिटिशियंस बनने का कैसे सोचा? पहली तो ये बात है कि मैं स्कूल में बिल्कुल ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, एकदम एवरेज स्टूडेंट था। 10th में 57% बने थे, 12th में 54 बने थे, तो ब्रिलियंट तो मैं बिल्कुल नहीं था, एकदम एक एवरेज स्टूडेंट था। लेकिन स्कूल के समय से ही मुझे डिबेट में पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक था, अलग अलग इश्यूज़ पे बात रखने का अपना मन हुआ करता था। और कॉलेज में मैंने 5 इयर्स लॉ किया है, तब इंटीग्रेटेड लॉ का कोर्स शुरू ही हुआ था। तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण पर स्टूडेंट्स को देशभक्ति के भाव से जोड़ने का काम करना और एक स्टूडेंट की नेशन डेवलपमेंट में क्या भूमिका हो, उससे मुझे जुड़ने का मौका मिला। तो वहाँ से मेरा पर्सपेक्टिव, देश के प्रति सोच, ये काम करने का मन हुआ। फिर यूटीडी कैंपस जो है हमारा, वहाँ की यूनिट का मैं प्रेसिडेंट भी रहा। फिर पढ़ाई करने मुंबई चला गया, वहाँ डिप्लोमा किया साइबर लॉ में। लेकिन धीरे धीरे मन में ये आया कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो मैं नॉर्थ ईस्ट रहा करीब 2 साल, वहाँ युवाओं के बीच में काम किया। तो इस तरीके से थोड़ा पॉलिटिकल एफ्लुएंस और इन्फ्लुएंस दोनों था। साथ में वकालत शुरू की प्रोफेशन के लिए, वकालत में भी धीरे धीरे अच्छे अवसर मिले, अच्छा काम किया। और अभी देश भर में ये माहौल है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो जब मेयर का इलेक्शन आया और मुझे इस बात के लिए अवसर मिला, तो मैंने कहा ठीक है, हम बिल्कुल प्रयास करेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं, अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, नए कुछ नवाचार के साथ, इनोवेशन के साथ इंदौर में काम कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में 2 कारण से आया हूँ, एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारण, दूसरा देश के लिए कुछ काम करने का मन था। अब जो आपका प्रश्न है कि लिमिटेड अच्छे अवेलेबल हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर, पर मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे एवेन्यूज़ खुले हुए हैं। आप जिस चीज़ के बारे में विचार करेंगे उस पे अनंत संभावनाएं हैं। इन तीनों के अलावा भी ऐसे कई सारे काम हैं, जैसे अभी की तारीख में बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक ऐसी फील्ड है जो अब कभी ख़त्म नहीं होगी, तो इसमें आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो। आजकल तो स्टार्टअप्स में आप जो आपका मन करे उसका खुद का अपना एवेन्यू आप तैयार कर सकते हो। तो अब संभावनाओं की कमी नहीं है, बस करने वालों की कमी है। कोई और स्टूडेंट? मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ, मेरा नाम प्रखर जैन है। और सबसे पहले मैं अपने स्कूल को धन्यवाद देना चाहूँगा और एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहूँगा। मेरा प्रश्न ये था कि सर, हमारे देश को आप जैसे ही शिक्षित राजनेताओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो सर आपको क्या लगता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस हमारे देश के लिए और आपके मेयर के रोल के लिए क्या हेल्प करती हैं? नहीं, देखिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि अगर आप पढ़े लिखे हो और चीज़ों का आपका ज्ञान है तो वो आपको कहीं भी किसी भी फील्ड में काम आएगा। एज अ मेयर मेरी लॉ की पढ़ाई मुझे बहुत मदद देती है। जैसे देश कैसे चलता है,
देश चलता है संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमारा जो संविधान है, जो हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसी से देश चलेगा। उदाहरण के लिए आपका स्कूल कैसे चलेगा? ये स्कूल चलेगा संविधान में जो एजुकेशन सिस्टम दिया है, उस एजुकेशन सिस्टम के तहत स्कूल चलाने के जो रूल्स सरकार ने बनाए हैं, उसको इस स्कूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है, वो लागू कैसे होगा, अगर मुझे इसकी समझ होगी तो काम जल्दी होगा और अच्छा होगा। तो वैसे ही हमारी नगर निगम जो है, अपना इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, वो कैसे चलता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है 1956 का। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी आप रखिए और मौका मिले तो पढ़िए, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नगर पालिक अधिनियम 1956, अंग्रेजी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1956। उसमें हर चीज़ लिखी है। मेयर कैसे इलेक्ट होगा, पार्षद कैसे इलेक्ट होगा, कमिश्नर कैसे काम करेगा, सफाई कैसे होगी, ड्रेनेज सिस्टम कैसे काम करेगा, अगर आपके शहर में लास्ट रिचुअल्स के स्थान हैं जिसको हम मुक्ति धाम कहते हैं, उनका मेंटेनेंस कैसे होगा, हर चीज़ लिखी हुई है। अगर ये लिखी हुई है और मैं पढ़ूंगा तो मैं लोगों को बता सकता हूँ कि ये लिखा है और मैं वही काम कर रहा हूँ। तो पढ़े लिखे होने का तो महत्व होता ही। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी ग्रेटफुल टू सी यू हियर। सर मेरा क्वेश्चन है कि आज हर एक फील्ड में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, भलाई वो शिक्षा हो या राजनीति हो, हर एक फील्ड में आज कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। वैसे ही इंदौर के लिए भी आज कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, भलाई वो स्वच्छता हो या कोई और जगह हो। तो आज इंदौर जो है वो स्वच्छता में नंबर 1 स्थान पर आता है। तो आप इंदौर को नंबर 1 स्थान पर कंटिन्यू रखने के लिए और क्या प्रयास करने वाले हैं? थैंक यू। ये सबसे अच्छा और कठिन सवाल है। देखिए, इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं है। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आप सब लोगों के कारण है। इंदौर को स्वच्छ करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो वो बच्चों ने किया है। जब उन्होंने अपने पेरेंट्स को कार में से कार में से कचरा फेंकने पर रोका टोका, या उन्होंने लोगों को रोका टोका, कहा कि यहाँ कचरा मत फेंकिए, ओपन में डेफिकेशन मत कीजिए, तो इसमें रोल सबका है। अब मैं आपके नॉलेज के लिए पहले एक बात बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री के लिए इलेक्ट हो गए 2014 में, ये तय हो गया कि भाजपा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उनको ओथ लेनी थी। ओथ लेने के बाद वो ये तय करते कि मैं देश में क्या क्या नए काम करूंगा, या उनकी घोषणा करते। लेकिन ओथ लेने के पहले वो बनारस गए। बनारस में गंगा घाट पे उन्होंने आरती की। कभी आपने वो वीडियो देखा हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं देखा हो तो उस वीडियो को घर पे जाके YouTube पे देखना कि शपथ लेने के पहले उन्होंने गंगा घाट पे ये कहा था कि हम भारत को स्वच्छ भारत बनाएंगे। अब इसके पीछे कितने सारे मैसेज हैं, आप वो समझने की कोशिश करो। ये देश का सबसे कठिन काम था जो उन्होंने अपने हाथों में लिया। सरल काम वो कुछ भी ले सकते थे और उससे शुरुआत कर सकते थे, लेकिन ये देश में सबसे कठिन काम था कि हम अपने आसपास के परिवेश को, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे। हम अपने घर को साफ रखते हैं तो अच्छा माहौल बनता है ना, अच्छे थॉट्स आते हैं, अच्छी कल्पनाएं मन में आती हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि पहले मैं देश में स्वच्छता अभियान चलाऊंगा, और ये कहा कि हर शहर के बीच में कंपटीशन होगी, जो शहर सबसे ज़्यादा साफ होगा उसको हम अवार्ड देंगे। तो उनके उस चैलेंज को इंदौर ने एक्सेप्ट किया। तो पहली बार जब सर्वेक्षण हुआ तो हम 47वें नंबर पे थे। फिर एक साल में हमारे सफाई मित्रों ने, आपने, परिवार के लोगों ने घर घर से कचरा इकट्ठा करना शुरू किया। इसको हम कहते हैं जन भागीदारी।
पब्लिक पार्टिसिपेशन। दुनिया में कोई काम संभव नहीं है जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं हो। घर में भी घर तब अच्छा चलेगा जब उसके चलाने में सबका पार्टिसिपेशन हो। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सुबह जब स्कूल तैयार होने आते होंगे तो अपने कपड़े कहीं फेंक के आते होंगे, खेलने का सामान कहीं फेंक के आते होंगे, बाद में मम्मी उसको ठीक से जमाती होंगी, फिर शाम को आपको डांटती भी होंगी। डांटती है ना कि नहीं डांटती है? तो वो उनका काम है, वो कर रही हैं। अब इसमें अगर आप थोड़ा हेल्प कर दोगे कि सुबह थोड़ा जल्दी उठ के जो सामान जहाँ रखना था अगर रख के आओगे तो ये घर में आपका पार्टिसिपेशन होगा। तो पूरे इंदौर ने अपनी स्वच्छता के लिए पार्टिसिपेट किया और हमने लगातार उसमें कुछ इनोवेशन किए। अपने कचरे को प्रोसेसिंग करना, गीले कचरे से बायो CNG बनाना, अलग अलग 6 हिस्सों में कचरे को सेग्रीगेट करना। तो इस साल के इनोवेशन में हमने ये किया है कि जो हमारा ग्रीन वेस्ट है, घरों के और गलियों में से जो पेड़ों का कचरा निकलता है, उसका प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है। हमने अभी इस साल एक इनोवेशन ये किया है कि जो हमारा स्लज है, घरों से जितनी गंदगी निकलती है उसको हम ट्रीट करके उपयोग करने लायक पानी बनाते हैं। वो पीने के उपयोग तो नहीं आता है, लेकिन पेड़ों में डालने के, इरिगेशन के काम में आता है। और उसके बाद भी जो रेसिड्यूअल बचता है उसको स्लज बोलते हैं। उस स्लज से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन सकती है उस पर हम अभी काम कर रहे हैं। तो ऐसे हर साल कुछ ना कुछ इनोवेशन करते हैं। इस साल हमने अपने जितने 19 जोन थे वहाँ पर RRR सेंटर खोले थे। तो मैं आपको भी एक रिक्वेस्ट करके जाता हूँ, इन RRR सेंटर्स पे साल भर में ऐसा कोई भी सामान निकले जो आपके उपयोग का नहीं हो, लेकिन आपको लगता है कि ये किसी और के उपयोग में आ सकता है, आपके कपड़े, आपकी बुक्स, घर से निकला हुआ डेकोरेशन का सामान, तो फेंकने की बजाय उसको आप वहाँ जमा करा देना। तो वो उसको हम ठीक करके थोड़ा ठीक ठाक बना के किसी और के यूज़ में ला सकते हैं। तो ये सारे ऐसे काम हैं जो इंदौर को लगातार नंबर 1 बनाए रखते हैं। सर जैसा कि आपने कहा पार्टिसिपेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर अभी ऐसा देखने में आ रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा एक्टिव है कि वह जो रियल लाइफ की लर्निंग है उससे पीछे हटते जा रहे हैं। तो सर आप सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव हैं और आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश के निर्माण में कैसे आगे बढ़ा जाए और सोशल मीडिया का किस तरह यूज़ किया जाए? देखिए, मेरा स्क्रीन टाइम तो मुझे लगता है 45 मिनट्स तो होगा कम से कम। कई सारे काम मोबाइल पे ही करने होते हैं। मेरा बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि हर पीढ़ी में, हर युग में, हर समय कोई ना कोई कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट के संसाधन होते हैं जो थोड़ा बिगाड़ने के साथ सुधारने का भी काम करते हैं। जी। एक समय फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड के बारे में कहा जाता था कि बच्चे वहाँ बहुत आकर्षित हैं और उससे प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन वहीं कई मूवीज़ ऐसी बनती थी जिन्होंने कई सारे युवाओं को प्रेरणा देने का काम भी किया है। तो सोशल मीडिया जो है ये इंफॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म है। आप इसको बहुत सामान्य शब्दों में समझिएगा, ये जानकारी का प्लेटफॉर्म है। तो अच्छी जो जानकारियां हैं उनको लेने के लिए आप टाइम इन्वेस्ट करिए और बाकी चीज़ों में टाइम वेस्ट ना हो इसकी चिंता करिए। वो ऐसे होगा कि आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए कि मैं कितनी देर सोशल मीडिया पर चीज़ें देखूंगा और उसमें अलग अलग कैटेगरी बना लीजिए, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, नॉलेज। तो उसका प्रभाव अपने आप पॉजिटिव पड़ता रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर ले जाना ये तो अभी संभव नहीं है। ये सोर्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन उसका सदुपयोग कैसे हो इसकी चिंता तो हम सबको मिल के करनी पड़ेगी। जी सर, हमारा कोई स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है? एनीवन? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ ऋषभ उपाध्याय फ्रॉम क्लास 9th D। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि हम अधिकतर रोड पे जाते हैं या घूमते हैं तो हम देखते हैं कि तंबाकू थुपा हुआ रहता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग, इन सब जगह पे लाल लाल हुआ रहता है, तंबाकू थुपा रहता है, गंदगी मची रहती है। तो इससे बचने के क्या उपाय और इससे क्या कार्रवाई की जा सकती है?
देखिए, स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेस इज़ एन ऑफेंस, है ना। तो ये तो सबको पता है कि सार्वजनिक जगह पर थूकना अपराध है, नहीं थूकना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग थूकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए और बड़े अर्थ में समझना हो तो ड्रग्स खरीदना, बेचना या ड्रग्स का यूज़ करना ऑफेंस है, लेकिन फिर भी लोग यूज़ कर रहे हैं। तो गलत काम तो लोग करते हैं। ये दो ही तरीके से ठीक हो सकती है। पहली, अवेयरनेस, लोगों की जागरूकता आए, ओनरशिप आए कि ये हॉस्पिटल मेरा है, ये स्कूल मेरा है। हम अपने घर में कभी नहीं थूकते, क्यों? मेरा है, हॉस्पिटल दूसरे का है। घर मेरा है इसलिए मैं घर में नहीं थूकता हूँ, हॉस्पिटल दूसरे का है इसलिए मैं थूक सकता हूँ। मतलब भी तो इतने भी महान लोग हैं जो अपनी बिल्डिंग की अपनी लिफ्ट में भी थूकते हैं। मतलब घर के बाहर की जो लिफ्ट है उसको भी ये मानते हैं कि वो दूसरे की है। तो जब तक आपके मन में चीज़ों को लेकर ओनरशिप नहीं आएगी, आपको जब तक ये नहीं लगेगा कि ये मेरी हैं, ठीक है ना। हम अपनी बहन को बहुत प्यार करते हैं ना, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि ये शहर भी मेरा है, ये बिल्डिंग मेरी है, ये पब्लिक प्लेस जो है ये मेरा है। इसलिए हम लोगों ने बड़े अभियान शुरू किए हैं। जैसे हमने एक कैंपेन शुरू किया है, नो थूथू अभियान। लोग जगह जगह पर रेड स्पॉट ना बनाएं। एक बार समझाते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो फिर फाइन करते हैं। तो आपने को हर चीज़ की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। थैंक यू सर। सर, ये बताते हुए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि हमारा गरिमा विद्या विहार भी आपके इस अभियान से जुड़ा हुआ है। और हम लोग लास्ट ईयर से अभी तक इसके लिए बहुत सारे कैंपेनर हमारे स्कूल से किए गए हैं, जिसके लिए हम बहुत सारे पब्लिक प्लेस पर गए और हमने जितने भी लोग हैं उनमें जागरूकता लाई कि नो थू अभियान। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने भी पार्टिसिपेट किया, कहीं पर कार्निवाल, कहीं पर डिफरेंट जो पब्लिक प्लेस थी वहाँ पर हमने आपके इस अभियान को हमारे स्कूल के गरिमा स्कूल के माध्यम से प्रमोट किया है सर। और बहुत हद तक हमें बहुत अच्छा लगा कि हम इस चीज़ के लिए योगदान दे रहे हैं। गरिमा, मैं गरिमा विद्या विहार के बारे में अक्सर सुनता रहता हूँ कि जनहित के, शहर हित के कई सारे इश्यूज़ पे, बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए भी समय समय पर आप अच्छे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और मैं एज अ मेयर आपका धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे सब कैंपेन को बच्चों के माध्यम से पेरेंट्स तक ले जाने का जो आपने काम किया, इसलिए मैं इस अवसर पर एक अभी 2 रिक्वेस्ट और कर लेता हूँ। हम लोगों ने अभी एक अभियान शुरू किया है, हर घर सोलर। सोलर जो सूर्य ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम है, वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इंदौर शहर में हम रिन्यूएबल सोर्स पर जाएं, इसलिए हमने कैंपेन शुरू किया है कि हम अपने घरों पर सोलर का संयंत्र लगाएं। उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा लगाने वाले का है, बिजली का बिल कम हो जाएगा, मतलब न के बराबर हो जाएगा। दूसरा, अभी शहर में ट्रैफिक हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, जिसको हमने अपने हाथों में लिया है। तो ट्रैफिक में भी इंदौर नंबर 1 बने, इसलिए आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब भी आप अपने पेरेंट्स के साथ या किसी के साथ कार में घूमें या किसी को ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हुए देखें तो उसको ज़रूर रोकिए और टोकिए। वैसे ही ट्रैफिक में इंदौर नंबर 1 बनेगा, ठीक है? जी सर। सर, एक नॉर्मल टेंडेंसी देखी गई है कि लोग किसी बात को समझे बिना ही अफवाहें फैला देते हैं, जिससे बच्चे भी परेशान होते हैं। सर, आपके साथ भी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि किसी भी अफवाह ने आपको इफ़ेक्ट किया हो या नहीं किया हो? अगर किया है तो आपने सर उससे कैसे ओवरकम किया है? बच्चे आजकल थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं अपने पेरेंट्स से, या फिर कोई बच्चे ने या किसी ने कुछ बोल दिया या टीचर ने ही कुछ बोल दिया तो बच्चों को हर्ट बहुत जल्दी होता है। तो सर, एक गुरु का महत्व क्या होता है, अफवाहों से कैसे बचा जाए, और आपने खुद को कैसे सेल्फ डिसिप्लिन करके आगे मूव ऑन किया? देखिए, ये अफवाहों से तो मैं रोज़ परेशान होता हूँ। अभी शायद हैदराबाद या किसी और शहर का डॉग बाइट का एक वीडियो पिछले 3 दिनों से इंदौर में हर मोबाइल पे वायरल हो रहा है, और मैसेज ये आता है कि इंदौर के LIG चौराहे पर डॉग बाइट हुई, इंदौर के विजयनगर चौराहे पर डॉग बाइट हुई। तो उसका सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि किसी भी वीडियो पे, किसी भी फ़ोटो पे आप ये मान के चलिए कि पहली नज़र में आपको उस पर विश्वास नहीं करना है। एक
दूसरा, वो जो वीडियो या फोटो है उससे आपको कोई रिलेशन है, कोई जानकारी मिलने वाली है, वो आपके किस काम का है। अगर वो कोई काम का नहीं है तो उसको छोड़ दो। अगर आपके किसी काम का है, आपकी स्टडी से, इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो पहले आप वेरीफाई करो कि वो सही है या नहीं है, उसका फैक्ट चेक करो। वो भी सोशल मीडिया पे ही हो जाएगा। दूसरा, इस वर्चुअल वर्ल्ड में, सोशल वर्ल्ड में, सोशल मीडिया के वर्ल्ड में जानकारी तो एक क्लिक पे अवेलेबल है। हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हम 7 दिन तक रोज़ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाते थे, उस विषय पे लिखे हुए अलग अलग लेखकों की किताब पढ़ते थे और फिर तय करते थे कि इसमें से क्या काम की चीज़ लेनी है। तो 7 दिन की मेहनत लगती थी। अभी आपके पास एक क्लिक पे सारी जानकारी है, लेकिन आपकी चुनौती और आपका चैलेंज ये है कि उसमें से सही कौन सी है ये ढूंढना है। ठीक है ना? डाटा तो खूब है, लेकिन सही डाटा कौन सा है, ये अगर आप करने लग जाएंगे तो जीवन भर आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। सर, मेरा एक अगला सवाल है कॉफ़ी विद मेयर में गरिमा विद्या विहार की ओर से। सर, लाइफ में डिसिप्लिन और गुरु के महत्व का कितना इम्पोर्टेंस है? देखिए, इसके लिए तो शब्द ही नहीं है। अब डिसिप्लिन की परिभाषाएं सबकी अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए उसमें बहुत ना पढ़ते हुए मैं इतना कह सकता हूँ कि हर आदमी को अपना कोई एक सिस्टम और सेट ऑफ रूल्स बनाने चाहिए जिसको वो फॉलो करे। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो सेट ऑफ रूल्स दूसरों से प्रभावित ना हो। मेरी दृष्टि में तो मेरी डिसिप्लिन की ये परिभाषा है। दूसरा, गुरु का महत्व तो सबसे ज़्यादा है। आप की लाइफ में, मतलब मैं आप सब बच्चों के लिए बहुत विशेष रूप से कह रहा हूँ कि आप न भी चाहेंगे तो कोई ना कोई व्यक्तित्व जीवन में ऐसा आएगा, माता पिता के रूप में, स्कूल के टीचर के रूप में, या आप कोचिंग पढ़ने जाएंगे तो वहाँ कोई आपको ऐसा व्यक्तित्व मिलेगा, या आपका किसी फील्ड में अगर इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में, आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में, तो कोई ना कोई आपको व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो आपको चीज़ें सिखाएगा, गाइड करेगा। तो आप सिर्फ सिंपल एग्जाम्पल से समझिए कि अगर वो आपको गाइड नहीं करेंगे तो आपको किस तरफ जाना है ये कभी पता नहीं चलेगा। तो जो आपको गाइड कर रहा है, जो सिखा रहा है, उसका अपने आप बहुत बड़ा रोल होता है। फिर एक स्टेज ये आएगी लाइफ में जब आपको आता तो सब है, पता भी है किस डायरेक्शन में चलना है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये होगा, आप याद रखिएगा, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसे समय में भी कोई ना कोई आपको मोटिवेट करेगा, कोई आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा, कोई आपके साथ बैठ के बात करेगा। तो इन सब लोगों का महत्व जीवन में गुरु की तरह ही रहेगा। तो ये आप चाहेंगे तो भी और नहीं चाहेंगे तो भी इस तरह के लोग आपके जीवन में ज़रूर मिलेंगे। सर, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन जो था वो तो आपने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया सर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर आपसे, इस कॉफ़ी विद मेयर को अंत करते हुए मैं ये पूछना चाहूँगी सर, आप गरिमा विद्या विहार के लिए एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप कैसे हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम कैसे सपोर्ट करें हमारे इंदौर और देश को बढ़ाने के लिए? और आप समय समय पर एक प्रॉमिस कर जाइए कि हमें बिल्कुल थोड़ा सा टाइम देकर गाइड करेंगे। एक छोटा सा मैसेज सर आपका। नहीं, गरिमा विद्या विहार पहले से ही कई सारे काम ऐसे कर रहा है जो शहर हित के हैं, देश के हित के हैं। मेरा इतना ही आग्रह है कि बच्चों के मन में अच्छे विचार, संस्कार, राष्ट्र के प्रति प्रेम का जो भाव है वो प्रगाढ़ हो, मजबूत हो, और उनको कम उम्र में उन्हें जीवन में क्या करना है ये समझ में आ जाए। ऐसे कुछ इनोवेटिव्स प्रोग्राम अगर आप करते रहेंगे तो उसमें मैं हमेशा आता रहूँगा। और
बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपनी पढ़ाई के साथ खूब सारा खेलो, खूब मस्ती करो। ये स्कूल लाइफ जो है ना, ये फिर से आएगी नहीं वापस। सबसे ज़्यादा आप इसी को मिस करोगे। पर इसके साथ साथ कोई एक विषय अपनी मर्जी का तय कर लो अभी से, किसी भी फील्ड का, जिस पे आपकी महारत होनी चाहिए। आपका प्रोफेशन कुछ और हो सकता है, सोर्स ऑफ अर्निंग कुछ और हो सकती है, लेकिन कोई एक विषय जिस पे आपको दुनिया भर का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा कोई विषय आप अभी से तय कर लो। अगर किसी का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो म्यूज़िक के बारे में सारी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कोई भी एक विषय आप तय कर लो। मेरी तरफ से आपको एक टारगेट है, कोई भी एक विषय, उस पे आपका पूरा अध्ययन जानकारी हो और उस पे आप रिसर्च करते रहो, उससे रिलेटेड लोगों से मिलते रहो, बात करते रहो, तो वो हमेशा काम में आएगा। थैंक यू। सर, हमारे मैम आपसे कुछ बोलना चाहेंगे। सर सुप्रभात। सर, आपको याद हो या नहीं, दिसंबर 2022 में और हमारे प्राचार्य श्रीमती रमा शर्मा मैम आपके कार्यालय आए थे कि हमारे एनुअल फंक्शन में आप एज ए चीफ गेस्ट रहें, पर आपका शेड्यूल काफ़ी बिजी था और उस समय वो डेट आप किसी और दूसरे विद्यालय को दे चुके थे। उस दिन आपने प्रॉमिस किया था कि जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके विद्यालय में ज़रूर आऊँगा, और हम तहे दिल आपका आभार प्रदर्शन करते हैं कि आपने आज ये वादा पूरा किया सर, और आप आए। और आपसे यही इच्छा रही कि ये विद्यालय आपका है सर, आप जब भी उचित लगे बच्चों के मार्गदर्शन के लिए, कुछ अच्छी बातों के लिए आप विद्यालय आते रहें। धन्यवाद सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा इन सब से मिलकर, आप सब लोगों से बात करके, और एक आइडिया भी मुझे अच्छा लगा कि ये कॉफ़ी विद मेयर बच्चों के साथ चालू की जा सकती है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कॉफ़ी विद मेयर में गरिमा विद्या विहार के इस ईडू क्लॉट सभा में उपस्थित हुए। गरिमा विद्या परिवार की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।